हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडाबल स्टडी पॉइंट में। और मैं हूं राजिद और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं बिहार बोर्ड के 12th क्लास के 100 मार्क्स हिंदी का अगला चैप्टर हंसते हुए मेरा अकेलापन, जो मलयज के द्वारा लिखा गया है, उसी का आज मैं सारांश लेकर आया हूं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेकिन वीडियो आगे बढ़ाने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन बजा दे, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हम सारांश पर। हंसते हुए मेरा अकेलापन, जो मलयज के द्वारा लिखा गया है। तो पहले हम मलयज का परिचय जान लेते हैं। लेखक परिचय में तो सबको आप लोग को पता ही है कि नाम मलयज है और जन्म 1935 में हुआ था। 1935 में इनका जन्म हुआ था और निधन 26 अप्रैल 1982 में हुआ था। 26 अप्रैल 1982 में। जन्म स्थान है महुई, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश में जो आजमगढ़ है उसी में महुई जगह पर हुआ था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इनका मूल नाम है भरत जी श्रीवास्तव। इनका मूल नाम है भरत जी श्रीवास्तव। माता प्रभावती देवी, पिता त्रिलोकी नाथ वर्मा। शिक्षा है एमए अंग्रेजी से किए थे और कॉलेज का नाम है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश। कॉलेज का नाम है, वहीं से इन्होंने एमए अंग्रेजी माध्यम से किया था, अंग्रेजी सब्जेक्ट से। चलिए विशेष रुचि देख लेते हैं। ड्राइंग और स्केचिंग। इनको स्केचिंग और ड्राइंग में बहुत मज़ा आता था, मन लगता था, इनका खास अभिरुचि था। और इन्होंने अपने इस हंसते हुए अकेलेपन में भी ड्राइंग और स्केचिंग का जिक्र किया है। तो चलिए उसको भी जानेंगे अच्छे तरह से हम। फिर आगे है संगीत कला, प्रदर्शनी एवं सिनेमा में गहरी रुचि। और इनको स्केचिंग और ड्राइंग के अलावा भी संगीत और प्रदर्शनी और सिनेमा में भी गहरी रुचि थी। ओके, चलिए जानते हैं इनका संपादन। लहर कविता का विशेषांक 1960 में। शमशेर पुस्तक का सर्वे दयाल सक्सेना के साथ सह संपादन किया था इन्होंने। ओके, चलिए इनकी कृतियाँ जानते हैं। इनकी कृतियाँ है में पहला कविता जो है जख्म पर फूल, 1971 में ये प्रकाशित हुआ था। अपने हाथों को अप्रकाशित करता हुआ ये 1980 में प्रकाशित हुआ था। ओके, और अब है आलोचना। ठीक, आलोचना है कविता के साक्षात्कार 1979 में। संवाद और एकालाप 1984 में। रामचंद्र शुक्ल 1987 में। ओके, फिर उसके बाद है सृजनात्मक गद्य में है हंसता हुआ मेरा अकेलापन, जो आपको अभी पढ़ना है, जो 1982 में प्रकाशित हुआ था। और एक डायरी है, डायरी का 3 खंड है। संपादक डॉक्टर नामवर सिंह के द्वारा संपादक हुआ था। इनके बारे में कुछ विशेष बात जान लेते हैं कि इनका क्या प्रॉब्लम था इनके जीवन में, इनके शरीर से रिलेटेड। तो चलिए जानते हैं। छात्र जीवन में क्षय रोग से ग्रसित। जब ये छात्र थे तो इनको क्षय रोग हो गया था, जिस कारण ये क्षय रोग से ग्रसित हो गए थे। फिर आगे है ऑपरेशन में एक फेफड़ा काटकर निकालना पड़ा, और फिर ऑपरेशन के माध्यम से इनका एक फेफड़ा काटकर निकालना पड़ा। शेष जीवन में दुर्बल और स्वस्थ और बार बार अस्वस्थ के कारण दवाओं के सहारे जीते रहे। और इनका जब फेफड़ा काट कर निकाल लिया गया तो जीवन भर ये कभी स्वस्थ होते थे, कभी अस्वस्थ होते थे और दुर्बल भी रहा करते थे हमेशा, जिस कारण इनका जीवन दवाओं पर बीतता रहा। दवाओं के सहारे ये जीते रहे। तो चलिए हंसता हुआ मेरा अकेलापन का पाठ का सारांश पढ़ते हैं। देखिए, पाठ का ये सारांश थोड़ा आपको अजीब लगेगा। क्योंकि ये जो मलयज जी अपना डायरी लिखते थे और डायरी से ही इनका कुछ कुछ अंश उठा के लिखा गया है, जिसको मैंने पूरे अच्छे तरह से समझाने का प्रयास किया है। तो आप लोग एकदम साथ बनाए रखिएगा मेरे साथ, और मैं आपको समझाता चलूँगा। और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं सारे कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, तो कमेंट कीजिए। ओके, तो
चलिए स्टार्ट करते हैं समरी जो मलयज के डायरी से लिया गया है। तो प्रस्तुत पाठ लेखक रानीखेत में मिलिट्री की छावनी के लिए काटे जा रहे पेड़ को देखकर संवेदित हो उठता है। लकड़ियां जवानों के लिए शरद ऋतु तथा जलवायु हेतु काटे जा रहे हैं। लेखक बताता है कि यह जवान एक गिरोह के आत्मा है क्योंकि उस आत्मा का नाद एक है। कहने का मतलब कि रानीखेत है एक, वहीं पर मिलिट्री लोग रुके हुए हैं और उनके छबनी के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं। फिर उसके बाद शरद ऋतु है तो शरद ऋतु के में शरद से बचने के लिए लकड़ी काट कर उनका जलावन बनाया जाएगा ताकि जो भी हमारे मिलिट्री है उनको राहत मिल सके। ओके, फिर आगे है, जब वे बोलते हैं कि एक भाषा में गाते हैं तो एक भाषा में रोते हैं, तब एक ही भाषा में लेखक इतना बोर हो चुका है कि पोस्ट ऑफिस के बगल में देवदार के पेड़ पर देखकर सोचता है कि यह 10 या 12 क्यों नहीं है। और ये जो फौजी लोग का होता है कि वो एक गिरोह का आत्मा है, ठीक है ना, और एक नाद है, ठीक, आत्मा का नाद एक ही है। और जो कहने का मतलब है लेखक का कि जो फौजी लोग होते हैं मिलिट्री लोग वो एक ही भाषा में कोई भी गीत को गाते रहते हैं, ठीक है ना। चाहे कोई भी वार्तालाप है तो एक ही भाषा में करते रहते हैं, एक ही भाषा में भाषण देते रहते हैं, मतलब कुछ भी बात करते हैं एक ही डिजाइन से एक ही स्टाइल में। ओके, फिर लेखक ये सब देख देख कर बोर हो चुके हैं और उनका कुछ पत्र आने वाला था डाकघर से, पोस्ट ऑफिस से, तो वो लाने जाते हैं। तो रास्ते में डाकघर से के बगल में देवदार का पेड़ लगा हुआ है, ठीक है ना, और वो लगातार 11 पेड़ लगा हुआ है। तो लेखक बोर हो के, जब आदमी बोर हो जाता है तो कोई काम नहीं रहता है तो उठ पटांग बातें सोचता है ना, तो वही यहाँ पर लेखक सोचते हैं कि ये जो देवदार का पेड़ है ये 11 ही क्यों है, 10 भी हो सकता था, 12 भी हो सकता था, लेकिन 11 ही क्यों है। ऐसा ही फालतू बात सोचते हैं ये और अपने डायरी में लिखते हैं और वहीं से ये उठाया गया। लेखक एक खेत में मेड़ पर बैठे कौवे की कतार देखकर सोचता है कि उम्र का फसल पक कर तैयार है, विगत का मेहनत और मूल्य मिलने वाला है, परंतु बचपना किसान कभी खिलता था। कहने का मतलब लेखक का कि लेखक फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि खेत में एक मेड़ बना हुआ, उसी पर कौवा लगातार बैठा रहता है। कौवा सबका कतार एक लाइन से बैठा रहता है ना, तो वैसा ही बैठे हुए हैं कौवे लोग। और वही देखकर लेखक कहते हैं कि उम्र का फसल पककर तैयार हो गया है और विगत का मेहनत का जो मूल्य है वो मिलने वाला है, और जो बचपन का शान है वो भी कभी खिलता है इसी फसल के तरह। फिर आगे है, धरती में कैसी महक है कि फसल कटने को नहीं हुए कि बटेदार तैयार है। कौसनी में जुलाई के महीने में लेखक चिट्ठी का इंतजार करता है और वही चिट्ठी का इंतजार करते करते डाकघर के बाहर ये सब खेतों के बारे में भी देखते हैं। फिर देखते हैं लेखक कि धरती में, लिखते हैं अपने डायरी में कि धरती में कैसी महक है कि फसल अभी कटने को तैयार नहीं है, फसल अभी रेडी नहीं हुआ है पककर, और जो फसल बांटने वाले होते हैं और अपना हिस्सा लेने वाले होते हैं उस फसल में, वो सब तैयार है कि अब कटे ले लूँ, अब ये फसल कटे कि मैं अपना हिस्सा ले लूँ। तो ऐसा बात है। और लेखक कौसनी में अभी रह रहे हैं और वहीं सब लिख रहे हैं और जुलाई के महीने में वो अपने किसी चिट्ठी का इंतजार कर रहे हैं। चलिए आगे है, उसका तबीयत खराब है और जो लेखक है उनका तबीयत खराब है। आशा होता है कि दोपहर में चिट्ठी आएगी परंतु नहीं आता है। सोचता हूँ कि डाकघर जाकर पूछूं, पर बहुत बेचैनी होती है। और लेखक जो है वो आशा करते हैं कि उनका चिट्ठी दोपहर तक आ जाएगा, वो आशा करते हैं कि उनका चिट्ठी दोपहर तक आ जाएगा, लेकिन वो नहीं आता है। वो एक बार सोचते हैं कि मैं डाकघर में भी जाकर पता करूं, लेकिन उनका तबीयत खराब है। यहाँ पर तबीयत खराब मैंने बता दिया है।
तो जिस कारण वो नहीं जा पाते, उनको अजीब सा बेचैनी होने लगता है। ओके, फिर आगे है, चलिए देखते हैं। कौशनी की बात है, लेखक रोजाना अखबार देखने पहुंचता है। वहां पर एक व्यक्ति से मुलाकात होती है जो लोगों से किसी पुस्तक के छापने के बारे में बात करते हैं। परिचय पूछने पर बलभद्र ठाकुर नाम बताते हैं। लेखक अपरिचित नहीं है, जो लेखक है नाम अपरिचित नहीं, लेखक जो उनसे नाम पूछते हैं बलभद्र ठाकुर, उससे लेखक अपरिचित नहीं। लेखक इनका पुस्तक देखा है, कभी देखा है। लेखक जब कौशनी में थे तो उस समय की बात है कि वो रोजाना अखबार देखने कहीं जाया करते थे। तो वहाँ उनको एक व्यक्ति से मुलाकात होती है और वो व्यक्ति जो है पुस्तक छापने के बारे में लोगों से बात करते रहता है। जब लेखक उनसे उनका नाम पूछता है तो वो बताते हैं कि उनका नाम बलभद्र ठाकुर है, और लेखक ने ये नाम लेखक के लिए अपरिचित नहीं था, क्योंकि लेखक ने उनका पुस्तक कहीं पर या कभी देखा था, इसलिए वो अपरिचित नहीं है बलभद्र ठाकुर से। चलिए फिर आगे क्या होता है उन दोनों के बीच बात देखते हैं। इस तरह से उनमें संलाप होने लगती है। शाम को थोड़ी बारिश के साथ ही लेखक नेगी परिवार के साथ समय बिताता है। घर की बूढ़ी माँ की एक स्केच बनाता है और उनकी घर की रंगीन स्केच बनाता है तथा जगत सिंह की भाभी के मांगने पर दे देता है। और जो बलभद्र ठाकुर थे उनसे लेखक क्या करते हैं कि थोड़ा बातचीत करते हैं, संलाप करते हैं। फिर उसके बाद उसी दिन इवनिंग में थोड़ी थोड़ी बारिश होती है तो लेखक नेगी परिवार के साथ समय बिताता है। वहाँ नेगी परिवार के घर में एक बूढ़ी माँ थी, उनका वो स्केच बना देते हैं क्योंकि उनको स्केच बनाने में इंटरेस्ट था, अभिरुचि थी। और फिर उसी घर का एक रंगीन स्केच भी बनाते हैं, ठीक, जो कि जगत सिंह की भाभी के मांगने पर उनको दे देते हैं, भाभी को दे देते हैं। भाभी मांगती है तो कि ये स्केच हमको दे दीजिए, घर का रंगीन स्केच, तो लेखक उनको ये स्केच दे देते हैं। चलिए आगे है। कौशनी के शाम का समय है। रोज वह इसी समय बहुत प्यारी गंध हवा में उड़ाकर लेखक के बारजे तक आती है। इतनी कोमल मिठास में आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती है। और लेखक कहते हैं कि कौशनी का जो इवनिंग का समय होता है, शाम के समय, उस समय बहुत ही प्यारी प्यारी हवाएं, एकदम ठंडी ठंडी मधुर हवाएं बहती रहती है। और वो हवा अपने साथ एक बहुत ही अच्छा सुगंधित खुशबू लेकर बहती है, जिसके कारण वो लेखक का आंख अपने आप बंद हो जाता है। वो एकदम कोमल मिठास रूप में भर जाता है उनका मन, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। लेखक दिल्ली में एक 7-8 साल की लड़की को सेब बेचते देखता है, जो चाकू से एक फाक सेब काटकर ग्राहकों को चखाती है। 2-4 बार कोशिश करती है, फिर एक खिसियाई हुई, यहाँ पर खिसियाई हुई है, खिसियाई हुई हंसी हंसकर चाकू मेरे हाथ में यह कहते हुए थमा देती है कि खुद ही चख लो, सब सेब मीठे हैं। और जब लेखक दिल्ली में थे तो उस समय वो बाजार जब निकलते हैं तो एक 7-8 साल की लड़की को देखते हैं कि वो सेब बेच रही है, ठीक। और वो सेब का फाक चाकू से काट काट कर ग्राहकों को चिखा रही कि देखिए सेब मीठा है, ले लीजिए। तो जब लेखक उसी लड़की से सेब खरीदने जाते हैं तो वो लड़की है 2-4 बार कोशिश करती है कि चाकू से सेब को काट दूं, लेकिन उससे नहीं कटता है। तो वो खिसाई हुई हंसी के साथ चाकू लेखक के हाथ में धरा देती है, यानी पकड़ा देती है, और कहती है कि आप खुद काटकर चक्कर देख लीजिए, सारे सेब मीठे हैं। ओके, फिर आगे देखते हैं। मैंने उसे पतले लगभग झंवाराए जिसमें उसके चेहरे
और खुली कलाइयों को देखा और उन सेबों की ढेर की ओर देखा जिसको जल्दी जल्दी कम करने की ललक थी। देखिए, कोई भी बच्चा को आप कोई इतना सारा काम दे दीजिएगा या कुछ बेचने के लिए दे दीजिएगा तो वो बच्चा सोचता है कि हम जल्दी जल्दी काम करके ख़त्म करें, क्योंकि वो भी लड़की जो थी वो भी 7-8 साल की थी। यहाँ पर है लिखा हुआ कि वो 7-8 साल की थी। तो 7-8 साल का कोई भी बच्चा काम करने लायक नहीं होता है, अपना जिम्मेदारी समझने लायक नहीं होता है, क्योंकि उस समय उसका पढ़ने का खेलने का समय होता है। तो उस हालात में वो सेब बेच रही थी। तो लेखक उसके शारीरिक रूप को और चेहरे को देखकर ये समझ जाते हैं कि वो बच्ची चाह रही है कि ये सेब का ढेर कब जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, बिक जाए, ताकि मैं फिर अपना घर चले जाऊं और पढूं या खेलूं या अपने फैमिली के साथ समय स्पेंड करूं, बिताऊं। फिर है, लेखक कहते हैं कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं अर्थात को रचता भी है। यह मेरे बच्चे मेरे रचे हुए अर्थार्थ है। लेखक कहते हैं कि आदमी जीता ही नहीं है, कुछ जीने के साथ साथ कुछ रच भी जाता है। जैसे कि बहुत लोग होते हैं हमारे पूर्वज जो कुछ कुछ इतिहास बना के चले गए हैं, तो कहते हैं ना कि इतिहास रच देना। तो वही आदमी जीता ही नहीं है, जीने के साथ साथ कुछ रच भी जाता है। और लेखक कहते हैं कि जो मैंने रचे हैं वो मेरे बच्चे ही हैं। फिर आगे है, इनसे जुड़े हुई फिक्र और सरोकार मेरे अपने रचे हुए हैं और ये सब मुझसे रचे जाने के बाद मुझसे स्वतंत्र हो गए हैं। और लेखक कहते हैं कि ये जो भी मैंने रचा है सोच समझ के फिक्र के साथ रचा है, अपनी से जुड़ी हुई बातों को रचा है और ये रचने के बाद ये मेरे से स्वतंत्र हो गए हैं। ओके, फिर आगे देखते हैं आगे क्या है। इस अपने हुए यथार्थ से मैं बंध गया हूँ, मेरे भीतर कितने शब्द भरे हुए हैं या अर्थ जो लिखता हूँ, अगर उसमें शब्द अधिक है तो अर्थ कम या अर्थ ज़्यादा है तो शब्द कम पड़ जाते हैं। और फिर लेखक अपने बारे में कहते हैं कि मेरे भीतर इतने ना शब्द भरा हुआ है या इतना ना अर्थ भरा हुआ है कि जब मैं लिखता हूँ तो अर्थ कम पड़ जाता है, शब्द अधिक हो जाते हैं और अर्थ कम पड़ जाते हैं, और जब अर्थ ज़्यादा हो जाता है तो शब्द कम पड़ जाते हैं। यानी बहुत लंबा बात लिख देना और उसका मीनिंग थोड़ा सा निकलना, तो वही शब्द अधिक हो जाते हैं और अर्थ कम हो जाते हैं, और थोड़ा सा लिखना और अर्थ बहुत बड़ा निकल जाना, ये अर्थ ज़्यादा और शब्द कम का बात हो गया। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या लिखते हैं डायरी में। डायरी में शब्दों और अर्थों में तटस्थता कम रहती है। कभी कभी मैंने कविता के मूड में डायरी लिखी है या शब्द और अर्थ के बीच दूरी का एहसास किसी माप के अनुसार निर्धारित नहीं होता है। शब्द अर्थ और अर्थ शब्द में ढलते चले जाते हैं। और लेखक कहते हैं कि कभी कभी तो मैं अपना डायरी भी ऐसा लिखता हूँ जैसे कि मैं कविता लिख रहा हूँ, यानी कविता के मूड में अपना डायरी लिखते चला जाता हूँ। और डायरी लिख रहा है, देखिए बहुत ही अच्छी बात है अपने बारे में डायरी लिखना, ताकि आपको पता चल पाए कि आप कब अच्छे काम कर रहे हैं, कब खराब काम कर रहे हैं, और खुद को सुधारा जा सके। जब पहले मोबाइल नहीं था तो लोग अपना मनोरंजन अकेले बैठकर ऐसे ही किया करते थे, डायरी लिखकर, ताकि वो अपने अंदर की खूबी या कमी को पहचान सके। तो लेखक वही डायरी लिखते थे कविता के मूड में। तो इनमें कभी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि अर्थ ज़्यादा हो जाए या शब्द ज़्यादा हो जाए, अपना लिखते चले गए कविता के मूड में, और शब्द अर्थ के रूप में और अर्थ शब्द के रूप में ढलता चला गया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सुरक्षा डायरी में भी नहीं, वहाँ सिर्फ पलायन है। सुरक्षा अगर कहीं हो सकती है तो बाहर सूरज की रोशनी में है, अंधेरे में नहीं। अंधेरे में सिर्फ छिपा जा सकता है। और लेखक कहते हैं कि सुरक्षा जो अगर सुरक्षा से लिखा जाए तो वो डायरी नहीं है, क्योंकि डायरी एक अंधेरा हुआ और जो हमारा सामना रोज होता है वो हमारा बाहर सूरज की रोशनी हुआ। तो ये दोनों एक नहीं हो सकते हैं, और अंधेरे में सिर्फ छुपा जाता है, ठीक, और रोशनी में अपना कला दिखाया जाता है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं।
लेखक कहता है कि जो कुछ लिखता हूँ उसका सब रचना नहीं होता है, सब का सब रचना नहीं होता है, ये सिर्फ दस्तावेज है, लेकिन यह दस्तावेज भी जरूरी है। दस्तावेज रचना का कच्चा माल है। देखिए, कोई भी कहानी या कोई भी लेखक जब कोई कहानी या कुछ भी लिखता है, नाटक, तो एक व्यक्ति उठता है और लिख नहीं देता है। वो उसका आदत होता है डायरी लिखने का। अभी भी बहुत सारे ऐसे राइटर हैं या ऐसे रचनाकार है, नाटककार है, जो भी कुछ कहानी या नाटक लिखते हैं, वो आज भी अपने साथ एक डायरी, एक कलम लेकर चलते हैं। जब भी उनको कोई अच्छा घटना सूझता है, वो उस घटना को अपने डायरी में लिख देते हैं, ताकि उनका वो बाद में उपयोग कर सके। ओके, तो वैसा ही लेखक क्या करते हैं कि अपना डायरी लिखते रहते हैं, और डायरी कोई रचना के रूप में नहीं लिखते हैं, सबकी सब रचना ना हो सकती है। डायरी में तो बहुत बात ऐसा भी लिखा जाता है जो कभी यूज में ना आ पाए, तो बस दस्तावेजों के रूप में लिया जा सकता है। और ये जो डायरी में दस्तावेज लिखा जा रहा है, वो कच्चे माल के रूप में लिखा जा रहा है, यानी कच्चा माल से ले जाकर उसका कुछ नया उपयोग में लाया जाता है ना। तो ऐसा ही जो भी दस्तावेज जो डायरी में लिखते थे, वो उनके लेख का, उनकी रचना का कच्चा माल होता था। उसी से रिलेटेड या उसी से इंस्पायर होके वो कोई भी रचना लिखते थे। ओके, चलिए आगे है। दस्तावेज मेरे जीवन का भोग अनुभव है, वो मिट्टी है जिससे बिना न बीज का सत्ता है, न बीज अपने को चरितार्थ करता है। लेखक कहते हैं कि इधर पता नहीं कि कितना साल से मेरे लेखक कहते हैं कि जो कच्चा माल होता है, दस्तावेज होता है, वो मिट्टी में डाले गए बीज के तरह होता है, ठीक, जिसका कोई चरितार्थ न होता है, लेकिन फिर भी वो एक मेन रूप में उजागर होता है, ठीक। और ये लाइन 2 बार लिखा गया है मेरे कहने। लेखक कहते हैं कि ठीक, तो यहाँ से हम देखते हैं। लेखक कहते हैं कि इधर पता नहीं कि कितने सालों से मेरे जीवन का केंद्रीय अनुभव लगता है कि डर है। और लेखक कहते हैं कि जो कितने सालों से जो मेरा केंद्र है, वो अनुभव लगता है कि वो एक डर है, ठीक, क्योंकि लेखक हमेशा बीमार रहते थे, और किसी को भी थोड़ा भी बीमारी होता था तो लेखक डर जाते थे। ओके, चलिए आगे जानते हैं। मैं भीतर से बेतरह डरा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं खतरनाक बीमारियों से बहुत डर जाता हूँ। जब किसी को यह भयंकर बीमारी लग जाती है, इस डर से मैं कितने घंटे तनाव में रहता हूँ। और लेखक अब खुद को बोलते हैं कि मैं बहुत ही डरा हुआ व्यक्ति हूँ, और अगर किसी को कोई खतरनाक बीमारी हो जाता है तो मैं अंदर ही अंदर बहुत डर जाता हूँ और घंटों इस तनाव में रहता हूँ। ओके, फिर आगे है। बाहर गए हुए आदमी की जब लौटने की संभावित समय बीत जाती है तो मन में डर सा घिर जाता है। मन तमाम तरह की अप्रिय कल्पनाएं करने लगती है। फिर जब लगता है कि प्रतीक्षा की घड़ी बीत गया है, समय गुजर गया है, तब बाहर वाला आदमी लौट आता है। और लेखक कहते हैं कि अगर कोई आदमी कोई काम से बाहर भी गया है और वो निर्धारित समय पर नहीं लौटा है, तभी लेखक डर जाते थे कि न जाने उसके साथ क्या हुआ है, और उनके मन में अप्रिय कल्पना होने लगती थी कि कहीं उसका एक्सीडेंट ना हो जाए, या कोई से मार न दे, दुश्मनी न निकाल ले, ऐसा वगैरह वगैरह उनके दिमाग में चलने लगता है। ओके, फिर आगे है। सही सलामत और नर्सों का तनाव दिल की कई धड़कनों से के साथ छूट जाता है। ओके, और लेखक कहते हैं कि ये सब के कारण कभी कभी होता है कि उनका जो दिल का धड़कन है वो छूट जाता है कि आदमी अभी तक लौटा या नहीं लौटा। तो ये था हंसते हुए मेरे अकेलेपन का समरी, जो बहुत ही अच्छा है। किसी की डायरी से लिया गया है, तो किसी के डायरी का प्रकाशित रूप पढ़ने में बहुत ही आनंद आता है। देखिए, अगर किसी का डायरी
पढ़ना है तो उससे इजाज़त लेकर पढ़ा जाता है, नहीं तो नहीं छुआ जाता है डायरी। ओके, लेकिन इनका ये डायरी ये खुद प्रकाशित किए हैं, यानी इसमें कुछ खास बात है, कुछ सीखने के लिए मिला है। ये समरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आज भर के लिए इतना ही, गुड बाय। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन बजा दे ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, गुड बाय, जय हिंद।